देशद्रोही हैं वो लोग जो मर गए, उनको मरने की जल्दी थी भाई। सरकार को बदनाम करने के लिए वो मर के तैयार रहे। उनको पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, नहीं और कोई देश भेज दो जहां मोदी जी घूम घूम के आए हो। लोगों को अंतिम संस्कार कराने के लिए, जीविका के लिए नहीं जी। दिल रो रहा है मेरा, अंतिम संस्कार कराने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। बताइए, कहीं सरकार है? हमें सिलेंडर की जरूरत है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको जरूरत है आप किसी और से पूछ रहे हैं। मतलब इस बीच में ये जो मीडियन उछाला सिस्टम कहाँ है? कौन है सिस्टम भैया? सिस्टम वो होता है जिसके हाथ में सरकार होती है, वही सिस्टम को ऑपरेट करता है। बिल्कुल। ये संवेदनहीनता की एक जो हद होती है ना जी, दाढ़ी बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं अभिषेक सिंह, जो एक पेशेवर अध्यापक हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कोरोना काल में आदमी, पूरा देश, दुनिया सभी परेशान है, तो आज मेरे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी से हम बात करेंगे जिस तरह से लाशों के ऊपर से कफन चोरी हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आज अखिल भारत पहुंचा है लोगों के बीच में। तो आज हम इनकी राय जानेंगे कि क्या इतनी मजबूरी हो गई है, आदमी कितना, इंसान कितना नीचे गिर गया है, या इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि जो आज ये हालात बन गए हैं कि लोगों को लाशों के ऊपर से कफन चोरी करना पड़ रहा। देखिए, भारत जो है हमेशा से अपने अध्यात्म, सच्चाई देने के लिए जाना जाता है। ये पहला अवसर है कि जब हम विश्व गुरु भी बन गए जी, और कफन तक चुरा रहे हैं। और कफन किस बेसिस पे चुरा रहे हैं? कि कोरोना से हुआ मौत, जिसको छूने से संक्रमण हो सकता है जी, लेकिन हम कितने मजबूर हैं जी। हमारे विश्व गुरु के इंटरनेशनल प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को कहाँ तक लाके पहुँचा दिया कि कफन की चोरी करके उस पर टैग लगा के उसको दोबारा बेचना पड़ रहा है। तो आप हमारी हालात समझिए कि हम किस लेवल पे आ चुके हैं। तो क्या सर, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी कि यही अच्छे दिन आएंगे हमारे देश के लिए? उनके पास कोई कल्पना नहीं है, उनके पास कोई विचार नहीं है। उनका विचार क्या है? देखिए कि 1925 में आरएसएस बना जी, जहाँ से उनका विचार शुरू होता है। 1925 से 47 तक आरएसएस कहाँ था पता नहीं, मतलब किसी को फांसी हुई, किसी को जेल हुआ, कुछ नहीं। 47 के बाद वो निकल आए और बताने लगे कि भगत सिंह का ये होता तो वो हो जाता, पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये हो जाता। कमियां गिनाने लगे, मतलब मुश्किल हालात में छुपे रहे। फिर जैसे ही हमारे को रोटी मिलने लगी, वो बाहर आ गए, कमियां गिनाने लगे, लोगों को बांटने लगे जी, अपना व्यापार चलाने लगे, कार्यालय बनाने लगे, लोगों को लड़ाने लगे। वैसे ही अभी देखिए, संघ के 500 अनुसांगिक संगठन है जी। ग्राहक पंचायत अलग है, सेवा भारती अलग है, विद्यार्थियों परिषद अलग है, वनवासी कल्याण आश्रम अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, मजदूर संघ अलग है, और सबके नाम पे चंदा है, सबके नाम पे, सेवा के नाम पे चंदा है जी। लेकिन अभी वो चंदा कहाँ है? आरएसएस का कोई भी एक आदमी, आप तो फील्ड पे काम करते हैं, भी बंगाल होके आए, कोई भी एक व्यक्ति आपको दिख रहा है गाहे बगाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, टैक्सी वाला है, वेटर है, कोई भी, हर आदमी अपने अपने हिसाब से लगा है जी। कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई फ्री सेवा दे रहा है, ऑटो से फ्री में छोड़ रहा है, लेकिन संघ का कोई दिख रहा है आपको? तो उनका क्या विचार, उनका भारत को लेके क्या विचार? उनका भारत को लेके विचार मलाई खाने का जी। उनका भारत को लेके विचार ये है कि उन्होंने आपको 2 किलो राशन दिया तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, आप पे एहसान लाते हैं कि हमने आपको राशन दिया जी। मतलब इसके पहले हमारे पास राशन नहीं था, इसके पहले हम सड़क नहीं बनाते थे। कोई प्रधानमंत्री आके बताता था कि हमने इतना किलोमीटर सड़क बनाया। अरे भाई, सड़क बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है जी। इस तरीके का प्रोपेगेंडा कि आपने भी व्हाट्सएप पे मैसेज देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, बीजेपी आईटी सेल से कि 15 एम्स तैयार कर दिया जी मोदी शासन में। 70 साल में कह रहे कि 2 एम्स बने और 7 साल में 15 एम्स बना दिए। आपने देखा? वो आप तो फील्ड पे हो जी। तो मेहरबानी हो हमारे यूट्यूब के पत्रकारों का, जिन्होंने उस पर रिसर्च किया और उस डेटा को निकाला कि उन 15 एम्स में किन्हीं का फंड नहीं रेज हुआ, किन्हीं की ज़मीन नहीं, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ। बिल्कुल, वो कागजों पे ही है। 15 एम्स चल भी रहे हैं, मरीजों के इलाज भी हो रहे हैं जी। बिल्कुल, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह हाँ। जिस तरह दिल्ली सरकार को ये ऑक्सीजन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कागजों में, कोर्ट की फटकार के बाद भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल, जो एक कोटा है दिल्ली का, वो अभी तक पूरा नहीं मिला। जो भी देख रहे हैं वो ये बात समझें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ से मेरा नाता है जी, अगर हमारे घर में आग लगेगी तो हम क्या करेंगे? जब अक्षम नहीं होंगे, मतलब सक्षम नहीं है आपको बुझाने में, तो हम क्या करेंगे? अपने घर के छत पे खड़े हो जाएंगे और चिल्लाएंगे, भाई आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग लगी है जी। आप मेरे हाथ में मेरी माँ दम तोड़ रही हो तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मुझे पता है कि कोई ये बीमारी लाइलाज नहीं है, ये सही हो जाएगी। हम कोरोना से नहीं मर रहे हैं, हम कोरोना का इलाज ना मिलने के कारण से मर रहे हैं, और कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं जी।
तो हम यही कहेंगे ना कि भाई संक्रमण है केवल एक। संक्रमण है। हम ये कहेंगे ना भाई कोई सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दो, हम फेसबुक पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे या कहीं और डालेंगे, ट्विटर पे टैग करेंगे। तो इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री वो कह रहा है कि आप लोगों ने अगर ऐसे कुछ बोला तो आपकी प्रॉपर्टी सीज करेंगे। मतलब अंग्रेज से भी बढ़ के जुल्मी। ये आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, बिल्कुल आपके भाई एक जीवन की एक जर्नी है, बिल्कुल किसी भी राजनेता का ये स्वर आपने सुना? बिल्कुल भी, प्रॉपर्टी बिल्कुल, सीज कर बिल्कुल भी नहीं। और किसके मुंह से? जिसने आज तक 1 रुपया कमाया नहीं। कभी बीवी बच्चे घर परिवार होता तो संवेदना भी होती। प्रॉपर्टी सीज करने की बात कौन कर रहा है? जिसने खुद से आज तक 1 रुपया कमा के कुछ किया। ये मोदी जो बीवी छोड़ के घर से भागे हैं, जब पढ़ने की उम्र थी तब स्कूल छोड़ दिया, कमाने की उम्र थी घर छोड़ दिया, ब्याहने की उम्र थी तो बीवी छोड़ दिया। ये देशभक्ति का पैमाना है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि देशभक्त बनने के लिए घर छोड़ के भाग जाएं? बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं। ना करें। जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ आश्रम जो हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम का एक बहुत बड़ा मतलब हाथ है, बहुत महत्व है। वही ना। अब अगर अपना कोई है, हमारा कोई है, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारी संवेदना है, हम 2 पैसा कमा के उनको भेजते हैं, उन्होंने हमें बड़ा किया, उनकी संवेदना हमसे है, खरोच लग जाए ना तो तकलीफ होती है। बिल्कुल। पर उनकी कोई संवेदना हो तब ना। उनको तो लाशों के ढेर पर बोनस है। गुजरात में लाशों के ढेर बने लगे तो गुजरात में बड़े नेता बन गए जी। मुजफ्फरनगर में लाशों के ढेर लगे, देश के बड़े नेता बन गए। पुलवामा में लाशों के ढेर लगे, सेकेंड टर्म के बड़े नेता बन गए 2019 के। जी। अब ये कोरोना से मौतें हो रही, हो सकता है कहीं विश्व के प्रधानमंत्री बन जाए। तो उनको लाशों से फायदा है, हमारे आपके लाशों से उनको फायदा है। तो मतलब एक गरीब आदमी इतना मजबूर हो गया है रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, कि आज वो इस कदर नीचे गिर गया कि वो कफन चोरी करे। कफन चोरी। हमारे महाराज हर्षवर्धन थे, वो अपना संपत्ति दान कर देते थे जी। ये भारत का वैभवशाली इतिहास है। वो मतलब अपने कहते नहीं कि अपने लकुट कमरिया मतलब अपने अंग वस्त्र छोड़ के, मतलब अंदर का वस्त्र छोड़ के सब कुछ दान कर दे। और आज हमारी परिस्थिति क्या है कि हमें कफन चोरी करना पड़ रहा है, कफन को चोरी करके बेचना पड़ रहा है। वो तो छोड़िए, अभी बक्सर में जी 40 से 50 लाशें मिली जी, जिनको चील कौवे खा रहे हैं। बिल्कुल चील कौवे खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि ये लाशें उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की सरकार ने कहा कि ये लाशें बिहार की नहीं है। बताइए, दोनों जगह तो एनडीए की सरकार है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ की है? देशद्रोही हैं वो लोग जो मर गए। उनको मरने की जल्दी थी भाई, सरकार को बदनाम करने के लिए वो मर के तैयार रहे। उनको पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, नहीं और कोई देश भेज दो जहाँ मोदी जी घूम घूम के आए हो। लोगों को अंतिम संस्कार कराने के लिए, जीविका के लिए नहीं जी। दिल रो रहा है मेरा, अंतिम संस्कार कराने के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। बताइए, कहीं सरकार है? हमें सिलेंडर की जरूरत है तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको जरूरत है आप किसी और से पूछ रहे हैं। मतलब इस बीच में ये जो मीडिया ने उछाला, सिस्टम कहाँ है? कौन है सिस्टम भैया? सिस्टम वो होता है जिसके हाथ में सरकार होती है, वही सिस्टम को ऑपरेट करता है। बिल्कुल। ये संवेदनहीनता की एक जो हद होती है ना जी, दाढ़ी बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चलो ठीक है, जो मर्जी राजनीति कर लिया, अब समय आए कम से कम हमें देखो। देखिए